तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे मैग्नेटिज्म के ऊपर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हैं, और एक तरीके से हमारे ऐसा करने से पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। सभी टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम कवर कर लेंगे, हर एक को एक्सप्लेन कर लेंगे, आपको एक आइडियल आंसर लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं मैग्नेटिज्म के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म मैग्नेटिक मोमेंट, गिव इट्स एसआई यूनिट। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है और इसकी एसआई यूनिट क्या है, सिर्फ ये पूछा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट याद रखो, ये मोमेंटम, ठीक है, और मूवमेंट से अलग चीज होती है। मोमेंट एक तो होता है मूवमेंट, चलना फिरना, एक होता है मोमेंटम, किसी चीज की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, और एक होता है मोमेंट। ये बिल्कुल ही अलग चीज है। जो डायपोल होता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डायपोल हो चाहे वो मैग्नेटिक डायपोल हो, उसकी एक डायपोल मोमेंट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिज्म में हम कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट भी कह देते हैं। तो हमारा जो लूप होता है, उस लूप की भी मैग्नेटिक मोमेंट होती है। हमने पढ़ा था, अगर एक लूप है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I करंट फ्लो करता है, इसका एरिया A है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है NIA। और अगर एक मैग्नेट है, इस तरीके से अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, और इनकी पोल स्ट्रेंथ है QM, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ है QM, और दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस है 2L, तो यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं, और वो होता है M = QM × 2L। देख रहे हो? अब ये तो हुआ मैग्नेटिक मोमेंट की डेफिनेशन, एक करंट लूप के लिए और एक मैग्नेटिक डायपोल के लिए। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन होती है वो हम पता करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स को रोटेट करो तो थंब दिखाएगा मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। अब ये देख रहे हो, हम ये वाला एंड, यहाँ पर करंट इस तरीके से जा रहा है, यानी ये वाला जो किनारा है इसको अपनी तरफ मानो, ऐसे मानो, ऐसे, मतलब ये वाला किनारा तुम्हारी तरफ है और ये वाला किनारा इस तरफ है, तो करंट ऐसे जा रहा है। फिंगर्स को ऐसे टर्न करो तो थंब अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर अगर हमारे पास मैग्नेट है, तो मैग्नेट के अंदर जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, इस तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही है, बेशक हमने डायरेक्शन ऐसी बनाई है, लेकिन रूल यही है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होगी। करंट देखो कैसे मूव कर रहा है, तुम्हारी तरफ जो वायर का एंड है ना, या एज है, वो ऐसे है, और मेरी तरफ ऐसे है, तो करंट मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। यानी ये जो मेरी तरफ कॉइल का फेस है वो अगर क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल होगा, और उसके बैक साइड में नॉर्थ पोल होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी इस तरफ होगी। तो डायरेक्शन की बात करी, फॉर्मूले की बात करी, और अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट देखो इस फॉर्मूले से बड़े आराम से मालूम पड़ जाती है। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया है, तो करंट मतलब एम्पियर और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। समझ गए? इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट की हमने सारी बातें कर ली, डायरेक्शन की बात कर ली, फॉर्मूले की बात कर ली, अलग अलग तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला भी देख लिया। समझ गए? बिल्कुल इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये हुआ हमारा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड विद एक्सिस थीटा विद द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक डायपोल है, वो थीटा डिग्री के एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ रखा है, तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, ये हम डिराइव कर चुके हैं, लेकिन यहां से फॉर्मूला पूछा है। फॉर्मूला क्या है?
टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका फॉर्मूला पूछा है सिर्फ। सो टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तुम्हें ये बताना है, सिर्फ फॉर्मूला बताना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हो एम क्रॉस बी, ठीक है। और डायरेक्शन टॉर्क की कैसी होगी? मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ क्लियर हो गई। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना, बस यही पूछा था फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग बोर्ड में आए हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गिव द पोजीशन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड वेयर इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। तो क्वेश्चन का नाम है पोजीशन ऑफ, या राइट पोजीशन ऑफ मिनिमम magnetic potential energy of a dipole in uniform magnetic field, ये बताना है। राइट पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी बतानी है किस पोजीशन पर मिनिमम होगी। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी एंगल पर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? उसका फॉर्मूला है U इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। किसी एंगल पर इतनी एनर्जी होगी, और मिनिमम कब होगी? मिनिमम देखो नेगेटिव में, तो जब मैग्नीट्यूड में नेगेटिव सबसे बड़ा होगा वही होगा। तो कॉस थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एम और बी कांस्टेंट है, तो कॉस थीटा की कौन से थीटा के लिए वैल्यू मैक्सिमम होती है, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। अगर यहाँ +1 लिखेंगे, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू +1 -1 के बीच में वेरी करती है, अगर हम -1 लिखेंगे तो ये प्लस में बन जाएगी, है ना। और अगर हम प्लस में लिखेंगे तो ये बन जाएगी माइनस में, तब मिनिमम होगी। इसका मतलब जब इसकी वैल्यू 1 होगी, यानी थीटा जब 0 डिग्री होगा, तब हमारा आंसर होगा -mb, और जब थीटा 180 डिग्री होगा तब हमारी एनर्जी होगी +mb, ठीक है। तो इनमें से मिनिमम कौन सी होगी? ये वाली मिनिमम है, जब हमारी डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी, उस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, दैट इज द पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। वहां पर हमारा डायपोल पड़ा रहेगा, हिले डुलेगा नहीं। अगर थोड़ा सा उसको मूव भी कर दोगे तो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये होगी पोजीशन ऑफ, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंगल पर पोजीशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए कॉइल ऑफ एरिया ए कैरिंग अ करंट I। एक कॉइल है जिसका एरिया है A और उसमें करंट है I, हैज ए मैग्नेटिक मोमेंट M, और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है? M है। राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन M, I एंड A, है ना, ये कर लिया हम लोगों ने। तो अगर हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, करंट I फ्लो कर रहा है, A एरिया है, तो M का फॉर्मूला होता है NIA, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, ठीक है। यह गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये भी इजी क्वेश्चन था, बोर्ड में आया क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है व्हाट इज जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन के बारे में पूछा है। सो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, या यूं कह लो, अगर ये हमारी अर्थ है, और ये अगर हम एक ऐसा प्लेन बनाएं,
इस तरीके से एक प्लेन बनाएं और ये प्लेन कैसे पास करेगा, ये प्लेन पास करता है अर्थ के मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ में से पास करता है, ऐसे समझ रहे हो, देख रहे हो, ऐसे इस तरीके से पास करता है। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि ये प्लेन है जो अर्थ के मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ में से पास होता है। यानी अर्थ को अगर ऐसे कट कर दें, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ यहाँ पर है, साउथ यहाँ पर है, और वहां से हम तलवार लेके ऐसे काट दें तो एक प्लेन मिलेगा हमें, उस प्लेन को कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो क्या है ये, इट इज प्लेन पासिंग थ्रू अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है, इसे कहेंगे जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। बहुत सिंपल। नेक्स्ट है, नेम द एलिमेंट्स ऑफ पैरामीटर ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स कौन कौन से, मैग्नेटिक फील्ड के यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, उनकी बात बताओ, उनको कौन कौन से हैं। तो उसको लिखते हैं हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एलिमेंट्स ऑफ यानी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो लिखो। तो पहला है एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है, यानी कि अर्थ के ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को ज्वाइन करने वाली जो है लाइन, उनके अलॉन्ग, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। यानी मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन है ना याद में, कि अगर ये हमारी अर्थ की नॉर्थ साउथ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है, तो इनके बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। फिर है BV यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इसे कहते हैं हम लोग BV। और फिर है BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान है ये तुम्हें कैसे, क्या मतलब इनका, एंगल ऑफ डिप तो क्लियर है कि ये मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ या प्लेन के साथ, जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल हो, अर्थ के पैरेलल हो, उसके साथ जितना एंगल बनाएगा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। BV है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस फील्ड का ये वाला कंपोनेंट BV कहलाता है और ये वाला कंपोनेंट BH कहलाता है। एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो BV और BH से मिलके ही हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनी है। तो ये हुए एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ अ प्लेस। हम कर चुके एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच के एंगल को हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं, और दिल्ली वाले रीजन में, नॉर्दर्न इंडिया में ये बहुत छोटा है, या यूँ कह सकते हो ओवरऑल थ्रू आउट इंडिया एंगल ऑफ डिक्लिनेशन छोटा है। यानी कि जो हमारा कंपास नॉर्थ दिखाएगा ना, वो लगभग ट्रू ज्योग्राफिकल नॉर्थ को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस। अब एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बनता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस के साथ जितना एंगल बनाते हैं उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पर 0 होता है और पोल्स पर जाकर के 90 हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ डज डिप एंगल वेरी फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी तो मैंने बताया कि पोल्स पे 90, इक्वेटर पे 0। तो अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो 0 से 90 की तरफ बढ़ता जाएगा। ऐसे ही
दोनों पोल्स की बात हो रही है। इक्वेटर से नॉर्थ पोल पे जाओ चाहे साउथ पोल पे जाओ, एंगल ऑफ डिप इंक्रीज करेगा और पोल्स पे मैक्सिमम हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है, what will be the value of horizontal component of Earth's magnetic field at Earth's geomagnetic poles? जियोमैग्नेटिक पोल्स यानी पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? ये थोड़ी समझने वाली बात है, इसको समझते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ी टेक्निकल सी भी है कि अगर हमारी ये अर्थ है तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ यहां है, मैग्नेटिक नॉर्थ यहां है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल करके और ऐसे जाती हैं और हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के साथ, क्यों यहाँ हॉरिजॉन्टल ये होगा, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है बी अर्थ के सरफेस के अलोंग है, यानी ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस कह लो और ये मैग्नेटिक फील्ड कह लो, तो सारे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के अलोंग है। यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर हमारी अर्थ का सरफेस ये है और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है तो इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, ये एंगल है डेल्टा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के अलोंग है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर जीरो है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, सारी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के सरफेस के अलोंग है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर पोल्स के ऊपर, एट पोल्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अर्थ के सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हैं। यहाँ पर सारी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल कंपोनेंट के इक्वल है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो है, समझ गए? तो हम कह सकते हैं पोल्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो, इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो। क्लियर हुई बात? यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा इक्वेटर पर, या ऐसे कह लो, दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं कि इक्वेटर पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, तो इक्वेटर पे तो होगा जीरो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पोल्स के ऊपर जीरो होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है √3, ठीक है, टाइम्स द वर्टिकल कंपोनेंट। तो लिखते हैं इस डेटा को और फिर आगे करेंगे जो पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है, बल्कि बताया गया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH इज √3 टाइम्स BV। तो एंगल ऑफ डिप बताओ कितना होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के √3 टाइम्स है। तो अब देखो, इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि भाई ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एंगल डेल्टा है, इसको कहते हैं BH। BH होता है B cos डेल्टा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट BV, इसे कहते हैं B sin डेल्टा। तो BV by BH होगा tan डेल्टा। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप निकालना हम लोगों को, और BV और BH की बात कर रहे हैं, तो BV by BH, यहां से देखो BV by BH इज व्हाट 1/√3। तो tan डेल्टा कितना हुआ? tan डेल्टा इज 1/√3। तो डेल्टा कितना हुआ? डेल्टा हुआ 60 डिग्री। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हमें एंगल ऑफ डिप दिया है, हमें एंगल ऑफ डिप निकालना है और हमें ये बताया गया है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट के इतने टाइम्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज √3। अब की बार वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के √3 टाइम्स है। तो अगले क्वेश्चन में कहा है BV इज √3 BH। तो BV by BH is √3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ tan डेल्टा is √3। इसका मतलब डेल्टा कितना हुआ? डेल्टा कितना हुआ? डेल्टा हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल ऑफ डिप बड़े आसानी से
निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री। एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री कहाँ होता है? एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री कहाँ पर होता है? कहाँ पे होता है? पोल्स पे नहीं होता, इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है और पोल्स के ऊपर 90 डिग्री होता है और बीच में कहीं पर उसके बीच में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है where on the earth surface is the vertical component of earth's magnetic field 0। तो वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ 0 होगा? वर्टिकल कंपोनेंट कहाँ 0 होगा? इक्वेटर पर, बिल्कुल सही, इक्वेटर पर 0 होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से जुड़े हुए हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम अगला टॉपिक शुरू कर देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। मुझे लगता है हम उसको कल करना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल ही नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं। कोई डाउट हो इस टॉपिक में तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो इस टॉपिक के अंदर। इसमें बहुत सिंपल हमने बातें करी। हमने, अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपने देखा होगा, हमने एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ देखी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हमने स्टडी करी, फिर हमने मैग्नेट की एक्सियल एक्सिस और इक्वेटोरियल एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर टॉर्क का फॉर्मूला निकाला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकाला, करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल की हमने स्टडी करी, उसकी डायरेक्शन देखी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सीधे अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर आए और हमने वहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी किया। तो इस टॉपिक में हमने इतना ही स्टडी किया है। अगला टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे डाया, पैरा और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। वो हमारे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा। फिर हमारी थर्ड यूनिट जो है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। मैं अभी